ये टॉपिक है जीन पियाजे का। तो ये है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आपका पेपर है उसका 3rd यूनिट का एक टॉपिक है जीन पियाजे। इसमें सिद्धांत दे रखे हैं 4 लोगों के सिद्धांत, उनमें से एक का सिद्धांत है जीन पियाजे का। तो इसके बारे में हम टॉपिक को क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में। और इस वीडियो में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं इसमें एक एक लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे ध्यान से देखिए। और जहाँ तक ये क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, क्योंकि ये टॉपिक में इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी सारे इसी के अंदर इंक्लूड हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले थे जीन पियाजे। जीन पियाजे थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये जीन पियाजे के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये कौन थे, कहाँ के थे, इनका जन्म कब हुआ। तो ये थे मनोवैज्ञानिक। क्या थे ये? मनोवैज्ञानिक थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896। 9 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ था और ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। ये पूछा जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। ये रहने वाले थे स्विट्ज़रलैंड के। और ये कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। अब ये जो इनने जो विकास दिया था, तो ये इनका कैसा विकास था? तो इनका जो विकास था वो जीवन पर्यंत वाला था। पूछा जाता है कि ये कौन सा जीवन पर्यंत है। ठीक है। अब इनका विकास, जो इनने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उसका मतलब क्या है? तो इसके अंदर हम समझते हैं कि मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित है। ये कैसा है सिद्धांत? ये मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से रिलेटेड है। यानी उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका विकास कैसे हुआ, क्या इसमें विकास से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, पढ़ा जाता है। इसलिए इसे एक और नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं विकासी अवस्था सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है विकासी अवस्था सिद्धांत। आगे चलते हैं। ये एक चीज़ है कि ये पूछा जाएगा कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किस पे, शारीरिक क्रिया या मानसिक क्रिया, ये किस पर आधारित है? तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो मानव बुद्धि से रिलेटेड था, इसलिए इनका जो सिद्धांत था वो मानसिक संगठन यानी मानसिक क्रिया पर आधारित था। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक भी कहा जाता है। संज्ञान क्या होती है? तो जो संवेदी सूचनाएं जो होती है वो कैसे कैसे, एक इनके चरण होते हैं, कैसे कैसे यूज़ होती है, कैसे ग्रहण। तो सबसे पहला चरण होता है इसका, सबसे पहले उसे ग्रहण किया जाता है, फिर उसका रूपांतरण होता है, उसके बाद विस्तारण, फिर उसे संग्रहण, फिर प्रत्यस्मरण यानी रिकॉल की जाती है कोई चीज़ों को। जब हम उसे याद करते हैं तो उसकी रिकवरी हो जाती है, पुनर्लाभ यानी रिकवरी, और फिर उसका यूज़ होता है, समुचित प्रयोग होता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? ये संज्ञान के अंतर्गत आती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आया था निम्न में से संज्ञान के अंतर्गत है, तो यही चरण दे दिए जाते हैं। तो आपको एक एक चरण हमें याद होना चाहिए। एक चीज़ है इसमें, संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बन के आता है एग्जिट, कि संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये पूछ लिया जाता है अक्सर कि संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? तो ये विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुंचने के क्रम में बालक के सोचने में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि भी होती है। यानी एक अवस्था से, कोई सी अवस्था हो, जैसे कि बाल अवस्था से जाएगा किशोर अवस्था में जाएगा, तो कोई सी भी अवस्था से, एक से दूसरी अवस्था में पहुंचने तक, तो जो बालक होता है उसके अंदर मात्रात्मक के साथ साथ किसका? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक का वृद्धि भी होती है। मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि भी होती है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक की वृद्धि होती है, यानी दोनों की ही वृद्धि होती है। आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। ये अक्सर पूछा जाता है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, पहली का क्या नाम है, पहली कितने से कितने वर्ष की है, दूसरी कितनी है, और पहली की कितनी उपावस्थाएं। ये ऐसे करके क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो चलिए, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? संज्ञानात्मक विकास की
4 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था हम पढ़ेंगे संवेदीगामन, संवेदी पेशीय, इंद्रजनित, सेंसरी मोटर। ये सब इसके नाम में कोई सा भी नाम पूछ सकते हो। वो संवेदीगामन का दूसरा नाम क्या है, संवेदी पेशीय का दूसरा नाम क्या है, इंद्रजनित या सेंसेरोमीटर निम्न में से किसको कहा जाता है, इस टाइप से आ सकते हैं। तो ये कब से कब होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की होती है। कैसे होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था के अंतर्गत 6 उप अवस्थाएँ आती हैं। कितनी आती है, 6 उप अवस्थाएँ। ये याद रखना जरूरी नहीं है कि कौन कौन सी है, मेन यही पूछा जाता है उसमें कि कितनी अवस्थाएं आती है। तो इसके अंतर्गत 6 अवस्थाएं आती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुछ चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि इसके अंदर सूंघना, बच्चे क्या करता है, चीज़ों को सीखता है, संवेदी यानी महसूस करता है, सूंघना ध्वनि को महसूस करता है, वस्तु स्थायित्व का गुण यानी उससे चीज़ों को छू छू कर उसे महसूस करने की चीज़ों की जो गुण होता है वो उसे यहाँ पे जनरेट होने लगता है, मतलब उसके अंदर ये गुण आ जाता है। तो ये पूछ लिए जाते हैं कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस में पाया जाता है। तो ये संवेदीगामन यानी संवेदी पेशीय वाली अवस्था में ये पाया जाता है। पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व परिचालन अवस्था, इस अवस्था के 3 नाम में, एक इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, पूर्व परिचालन अवस्था भी कहा जाता है, और इसे अतार्किक चिंतन अवस्था भी कहते हैं। अतार्किक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति बालक में जो होता है ना, वो चिंतन करने की क्षमता नहीं विकसित हो पाती है, तो इसे अतार्किक। इसमें सिर्फ नॉर्मली सोचता है, सोचने की अवस्था हो पाती है, पर तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। इसमें सिर्फ क्या सोचने का विकास हो पाता है। तो ये कब से होती है, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ये आपको ये चीज़ एक एक लाइन इसकी याद होनी चाहिए। और ये इस टॉपिक में जितना इसमें इस वीडियो में दिखाया गया है उससे बाहर मुश्किल ही आएगा। वैसे आप इससे कवर कर लीजिए, इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो इसकी कितनी अवस्थाएँ होती हैं, इसकी होती हैं 2 अवस्थाएँ। कितनी, 2 अवस्थाएं होती हैं। वो पूछता है कि कौन कौन सी है, निम्न में से पूर्व संक्रियात्मक की 2 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली होती है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरी होती है अंतर्दर्शी काल। तो पहली होती है 2 से 4 वर्ष की और दूसरी होती है 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। पहली होती है 2 से 4 वर्ष की और दूसरी होती है अंतर्दर्शी काल जिसे बोलते हैं, ये होती है 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तो आत्मकेंद्रित होता क्या है, तो बच्चे जो होते हैं वो उनके दिमाग में ये चलता है कि जो सारी दुनिया उनके पास है, यानी ये जो चीज़ होती है ना, ये जो सोचते हैं कि सारी दुनिया उनके पास से होती है, उसी को बोलते हैं आत्मकेंद्रियता, यानी खुद के पास हो सारी दुनिया, इसे बोलते हैं आत्मकेंद्रियता। बच्चों की ये जो सोचने की सोचते हैं जो। आगे चलते हैं, तीसरी अवस्था होती है मूर्त क्रियाकाल या प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, ये स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये इसके नाम है, कोई सा भी नाम पूछ सकता है कि इस निम्न में से इसका नाम कौन सा है। मूर्त क्रियाकाल को और क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था किसका दूसरा नाम है, इस तरीके से। ये होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये पूछा जाए कि बच्चा तार्किक चिंतन कर सकता है, तो ये इस प्रक्रिया में यानी मूर्त क्रियाकाल में वो चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। और अगर वो पूर्ण रूप से कर देता है तो वो आगे वाली होगी औपचारिक, क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से कर लेता है, पर इसमें स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अगर ये पूछे सोच सकता है तो तार्किक चिंतन के अंतर्गत ये चीज़ आ जाएगी, और ये आ जाएगा मूर्त क्रिया के अंतर्गत। तो इसमें इसके 3 संप्रत्तियों का विकास होता है। 3 मूर्त क्रियाकाल या प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत कितने संप्रत्तियों का विकास होता है, तो इसके अंतर्गत 3 संप्रत्तियों का विकास रहता है। इसी साल का जो पेपर है अभी जो हुए हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि संप्रत्तियों का विकास किस में होता है, तो इसका आंसर था मूर्त क्रियाकाल। तो हाँ, तो 3 संप्रत्तियों का विकास होता है। कौन कौन से वो 3 संप्रत्ति, आइए। तो संरक्षण, पहला कौन सा है, संरक्षण, दूसरा है संबंध और तीसरा है वर्गीकरण। तो संरक्षण क्या होता है, संरक्षण का मतलब ही क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है, उसका वो बदले, रूप बदले यानी फॉर्म बदले उसकी, जैसे कि उसकी दिखने का तरीका बदल जाए, उसका दिखने का तरीका बदल जाए, परंतु उसके भार, संख्या या मात्रा में कोई भी चेंज ना हो, यानी उसका वेट उतना के उतना रहे पर उसकी जो शेप है वो बदल जाए, उसे बोलते हैं संरक्षण। यानी उसका जो वेट है वो तो संरक्षित रहा, यानी वही रहा, पर उसका जो रूप हो गया है, फॉर्म हो गई उसकी, वो चेंज हो गई, उसे बोलते हैं संरक्षण। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो 14 है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये सबसे चौथी अवस्था होती है
ये लाइन से हम लोगों को याद होनी चाहिए, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी। वो पूछ लेता है कि पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी और चौथी कौन सी है। तो इसमें जो तार के चंदन का विकास हो जाता है पूर्ण रूप से, इसमें मतलब विकास तो चलता ही रहता है, तो इसमें विकास हो जाता है। तो ये कहाँ से होती है, 11 से प्रौढ़ या वयस्क अवस्था तक ये वाली अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पक्ष, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पक्ष कितने होते हैं, ये पूछ लिया जाता है। ये भी 4 होते हैं। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पक्ष कितने होते हैं, 4, और अवस्थाएं भी कितनी होती हैं, 4। तो पहला कौन सा है, जैविक या शारीरिक परिपक्वता। तो इसमें जैविक या शारीरिक परिपक्वता से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जैसे भूख, प्यास, ये सब चीज़ें होती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं, शारीरिक रूप से, जैविक से, ये हमारी चीज़ें, ठीक है। और ये जो होता है ये अस्वीकार कर दिया गया था। हमें बस इसके नाम और कुछ कुछ मेन पॉइंट हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें मेन चीज़ें बताई है। दूसरा होता है भौतिक वातावरण के साथ अनुभव। तो भौतिक वातावरण के, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ मतलब भौतिक वातावरण के साथ अनुभव है। तो इसमें कितने पक्ष को बताया गया है, इसमें 3 पक्ष को, अभ्यास, भौतिक अनुभव और तार्किक गणितीय अनुभव। नेक्स्ट ये है, तीसरा है सामाजिक वातावरण से अनुभव। तो सामाजिक वातावरण से अनुभव क्या मिलते हैं, तो सामाजिक वातावरण से कोई भी चीज़ हमें, तो समाज से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें कैसे करती है, तो वो चीज़ हम समाज से कैसे, अपनी भाषा के द्वारा रिलेटेड होते हैं। किसी भी समाज से हम किसी के द्वारा भाषा, तो इसमें किसे आधार माना गया है, सामाजिक वातावरण से अगर हम अनुभव सीखें तो ये इसमें एक आधार माना गया है भाषा को। चौथी है संतुलन। संतुलन सब चीज़ों के बीच बनाना पड़ता है। तो संतुलन, जैसे हम नई चीज़ सीखते हैं, जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं, हम वातावरण के साथ कैसे उसे अपने आप को माइंडसेट कर पा रहे, यानी उसके प्रति अनुकूल हो पा रहे, नहीं हो पा रहे, इन सब चीज़ों में संतुलन बनाना बहुत ही ज़्यादा, मतलब इन चीज़ों में हम क्या करते हैं, चीज़ों का संतुलन करते हैं, ठीक है। और संतुलन जब चीज़ों का करते हैं तो धीरे धीरे हमारी किस चीज़ का विकास होता है, बौद्धिक विकास, हमारी जो बुद्धि का होता है विकास होता रहता है, और हम किसकी ओर जाते हैं, परिपक्वता की ओर जाते हैं। तो हर एक चीज़ के अंदर संतुलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कितने पक्ष बताए थे, संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक चीज़ को ये सब चीज़ें भी प्रभावित करते हैं। तो ये मतलब इन्होंने इनको रिलेट किया था, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पक्ष बताए थे, वो थे 4। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाएं। तो संज्ञानात्मक विकास की कितनी प्रक्रिया, तो संज्ञानात्मक विकास है इस ये जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है, ये जो प्रक्रिया है, कैसे क्या होता है, तो उसमें 2 मेन इम्पोर्टेंट बात होती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में जो इसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें 2 इम्पोर्टेंट बात होती है, एक होती है संगठन और दूसरी होती है अनुकूलन। तो संगठन की तुलना में अनुकूलन जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों, ये हमारी चीज़ को बाह्य रूप से प्रभावित करता है। और इस अनुकूलन कैसे होता है, अनुकूलन का मतलब होता है कि वातावरण के साथ समायोजन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, वातावरण के साथ समायोजन है। जब हम वातावरण के साथ समायोजन कर लेते हैं तो उसे अनुकूलन कहते हैं, और नहीं कर पाते तो हमारा अनुकूलन नहीं हो पाता है। तीसरा, ये संगठन जो होता है वो आंतरिक रूप से चीज़ों को प्रभावित करता है। आंतरिक रूप से कैसे, जैसे हमारी बुद्धि के अंदर कई सारी क्रिया होती है, जैसे चिंतन, हम चीज़ों को सोच रहे हैं, उसका मतलब तार्किक चिंतन करना, उसके बारे में सोचना क्या है। स्मृति मतलब जो हमारी मेमोरी, हमें चीज़ याद आ रही है। तर्क मतलब कभी चीज़ों को तर्क रूप देते हैं हम। ये सब जो होता है, स्मृति, चिंतन, तर्क, ये सब किस में, संगठन के अंतर्गत आता है। अनुकूलन जैसे वातावरण के साथ हमारा जो समायोजन है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। अब ये जो अनुकूलन है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है आत्मसातीकरण, एक होता है समंजन। आत्मसातीकरण, समंजन। समंजन क्या होता है, पूर्व में सीखी गई योजनाएं, जो हमने पहले ही चीज़ें सीख ली हैं उसे क्या बोलेंगे, समंजन। यानी पहले जो सीख गई योजना है उसे क्या, अब जो ये जो सीखी गई योजना है इसी में हम क्या करें, नई चीज़ को ऐड करते हैं। यानी जो हमने सीखा हुआ है उसमें नई चीज़ और ऐड करते हैं, नई चीज़ और ऐड करते हैं, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में शामिल करना, इसे बोलते हैं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण ये संरचनात्मक परिवर्तन करता है। यानी जो पहले सीखी गई योजना है उसे बोलते हैं समंजन, और जो पहले वाली चीज़ों में ही नई चीज़, नए ज्ञान को और ऐड कर दिया जाता है उसे बोलते हैं आत्मसातीकरण। मानसिक क्रिया, नोट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन, जैसे मानसिक क्रिया किसे कहते हैं, तो मानसिक क्रिया होती है समस्या समाधान हेतु किया गया चिंतन। जो समस्या को सॉल्व करने के लिए हम जो भी चिंतन करते हैं उसे बोलते हैं मानसिक क्रिया, ठीक है। स्कीम्स क्या है, समस्या समाधान हेतु किए चिंतन का अभिव्यक्ति। जब इसी जो चिंतन है उसका हम क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्कीम्स।
ये इम्पोर्टेंट है, ये अभिव्यक्त, ठीक है। ये अभिव्यक्त वर्ड आएगा तो आपको लगाना है स्कीम्स, ठीक है। स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा होता है ऐसी मानसिक क्रिया जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। क्या किया जा सके? सामान्यीकरण। जिस चीज़ का हम ऐसी मानसिक क्रिया जिसका सामान्यीकरण कर सके उसे बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। ये मस्तिष्क में सूचना को संगठित या व्याख्या करने हेतु विद्यमान होती है। मस्तिष्क में सूचना को संगठित, यानी कोई भी सूचना है उसे अपने मस्तिष्क में रखनी है या हमें किसी चीज़ को किसी को व्याख्या करना है, समझाना है, तो इसमें लिए स्कीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। जैसे कि ये दो तरीके का हो सकता है, सरल और जटिल। सरल में क्या, जैसे हम खिलौने का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में हम सूचना लें, फिर उससे सीखें, फिर उसे दूसरों को व्याख्या करें, तो ये इन चीज़ों से क्या होता है, खिलौने का निर्माण ये बहुत छोटी चीज़ है, तो ये सरल तरीके का हो गया। पर यही बात हम जटिल रूप से देखें, जैसे अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ, ये एक जटिल रूप हो गया। तो ये कैसी होती है? एक सरल होती है, एक जटिल होती है। जब छोटी चीज़ के बारे में हम सोचें, जैसे खिलौने का निर्माण, ये के बारे में सामान्यीकरण करें तो उसे सरल बोलेंगे, और जब अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ इस बारे में सोचें तो ये जटिल हो गया, ठीक है। आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये जितना भी इसमें दे रखा है एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और जहाँ तक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नोट्स।